Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the third lesson of history, ruling the rural areas, and this video is the part 2 of this lesson. Okay, and in first part of this lesson, in first video of this lesson, we have seen some new words and their meanings in the beginning of this lesson. Then we have seen about the land revenue policy till 1793. And students, before British period, there were in our India agriculture was the uh, primary occupation इन विलेजेस. ओके, जो भी विलेजेस थे इंडिया में, वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती ही प्राइमरी ऑक्यूपेशन था. एंड जो भी प्रोडक्शन फार्मर्स को वहाँ पे होता था, उसमें से कुछ शेयर वो रूलर को पे करते थे एज अ टैक्स के तौर पे. बट जो ब्रिटिशों का पीरियड था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड देयर वर सम policies, they framed some policies and they used this policy in our India. Okay, and the East India Company, after obtaining the Diwani of Bihar, Bengal and Orissa in 1765, continued with the traditional methods ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे जो भी बैटल्स हुई थी, बैटल्स ऑफ प्लाजी, बैटल ऑफ बक्सार, आफ्टर दिस बैटल्स दे गॉट द दीवानी ऑफ बिहार, Bengal and Orissa. What was this Diwani? According to Diwani, they now they can collect the tax from these regions, from these states. Okay, Bihar, Bengal and Orissa से अब ये टैक्स कलेक्ट कर सकते थे. ओके, गॉट इट. एंड ये जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने जो अपनी ट्रेडिशनल मेथड थी टैक्स कलेक्ट करने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की, ये मेथड कंटिन्यू रखी. बट देर वर सम करप्ट ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी. और उन्होंने क्या किया कि जो भी रेवेन्यू था, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट्स वहाँ पे कलेक्ट वो करते थे. एंड अपने खुद के फ़ायदे के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए. ओके, एंड दैट्स वाई विलेज इकोनॉमी वॉज डिक्लाइन देयर. और उसकी वजह से जो भी विलेज इकोनॉमी था, ये डिक्लाइन होता गया. जो भी रिचनेस था वो अब यहाँ पे डिक्लाइन होता गया विलेज का. और जो आर्टिसंस थे, जो क्राफ्ट पर्सनस थे, उन्हें भी फोर्सफुली उनकी जो भी चीज़ें थी, हैंडमेड गुड्स थे, वो लो प्राइस में वो बेचने के लिए उन पे प्रेशर लाते थे. बट इट वाज नॉट पॉसिबल. ओके, and there were one famine also in 1770. and because of this famine, जो भी सिचुएशन थी ये बहुत ही बुरी हो गई थी ये फैमिन की वजह से. पहले ही इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई थी, यानी जो भी रिचनेस था वो बहुत ही कम हो गया था. अगर जो भी विलेजर्स थे, जो भी फार्मर्स थे, वो पुअर हो चुके थे. आर्टिसंस की भी बहुत ही पुअर कंडीशन थी, बुरी कंडीशन थी. ऊपर से वहाँ पे फैमिन भी आया था, अकाल उसे बोलेंगे हम, 1770 में. उसकी वजह से जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी. एंड ये जो भी सिचुएशन थी, ये इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे जो वैरन हेस्टी थे, इन्होंने इजहारदारी सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी इन 1772 को. गॉट इट. एंड व्हाट वाज दिस सिस्टम? इन दिस सिस्टम द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज गिवन टू द हाइएस्ट बिडर. और ये सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे, वो हाइएस्ट बिडर को दे दिए. बट दिस सिस्टम वॉज नॉट सक्सेसफुल. ये सिस्टम यहाँ पे सक्सेस नहीं रही. ओके, and after this izardari system they introduced three new revenue collection system: um, permanent settlement, the Mahalwari system and the Raitwari system. Okay, and in first part of this lesson, in first video, we have seen detailed information about this permanent settlement and this Raitwari system. Okay, this Raitwari system came to be known as a Munro system also. Okay, why? Because it was Thomas Munro who developed this system and applied it all over South India. Okay, got it.
Now you have to open your page number 28 while watching this video. Malwari system. We have to study about the Malwari system. The Malwari system was introduced in Punjab, parts of Uttar Pradesh and Central India. और ये जो Malwari system थी ये पंजाब उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में और सेंट्रल इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई. एंड व्हाट इज़ दिस महल. ये महल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है. महल मीन्स अ रेवेन्यू स्टेट. जो रेवेन्यू स्टेट रहती थी उसे महल कहा जाता था. यानी उसमें कुछ विलेजेस कुछ एरिया आता होगा. ओके, दैट मे इंक्लूड अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. ओके, उसमें विलेज आते होंगे या कुछ विलेजेस के ग्रुप आते होंगे. दिस सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैकेंजे. और ये जो भी सिस्टम थी ये हॉल्ट मैकेंजे ने डिवाइस की थी. अंडर दिस सिस्टम लैंड वॉज इंस्पेक्टेड. और ये जो सिस्टम थी यहाँ पे जो भी लैंड रहती थी विलेजेस में वो चेक की जाती थी एंड मेजर्ड इट. और उसका मेजरमेंट किया जाता था. एंड द कस्टमरी राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स वर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स. और जो भी कंपनी ऑफिशियल्स रहते थे वो जो विलेजेस के चीफ पर्सन्स रहते थे फ्रॉम अर्लियर पीरियड. जो भी विलेजेस रहते थे बिफोर ब्रिटिश पीरियड. ओके, वहाँ पे कुछ चीफ रहते थे, कुछ हेडमैन रहते थे हर एक विलेजेस में. और उनके कुछ राइट्स रहते थे, कस्टमरी राइट्स बोलेंगे हम उसे, पहले से आए हुए राइट्स. ओके, तो ऐसे ग्रुप का भी रिकॉर्ड बनाते थे ये कंपनी ऑफिशियल्स. Accordingly, estimated revenue from each plot within a village was added to calculate the revenue that each mahal or village had to pay. एंड जो भी रेवेन्यू वहाँ पे कलेक्ट होता था वो कैसे कलेक्ट होता था. जो प्लॉट जो विलेज रहता था वहाँ के लैंड का चेकिंग किया जाता था. और यहाँ पे कौन सा क्रॉप्स ग्रो हो सकता है, यहाँ से रेवेन्यू हमें कितना कलेक्ट हो सकता है, ये पूरा अनुमान वहाँ पे लगाया जाता था. एंड पूरा कैलकुलेशन वहाँ पे किया जाता था. और जो भी महल जो भी विलेज वहाँ पे रहता था उनको वो जो भी रेवेन्यू वहाँ पे फिक्स किया हुआ है वो पे करना पड़ता था. ओके, द तालुकदार और द हेड ऑफ द विलेज कलेक्टेड द रेवेन्यू. एंड अंडर दिस महलवरी सिस्टम तालुकदार और द हेड ऑफ द विलेज के जो भी हेड रहते थे या तालुकदार वो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक रिवीजन. और जो भी रेट रहते थे रेवेन्यू के टैक्स के वो जो पीरियोडिक क्रॉप्स रहेगा या जो भी प्रोडक्शन रहेगा कम ज़्यादा उसके हिसाब से वो रहते थे. इट वॉज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. और ये जनरली कितना रहता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हाफ. ओके, यानी अगर वहाँ पे 10 बोरी वेट हुआ है तो उसमें से 5 बोरी उन्हें एज अ टैक्स पे करना पड़ता था. गॉट इट. नाउ इफ़ेक्ट ऑफ दीज सिस्टम्स. अब ये जो भी सिस्टम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी बाय ब्रिटिश तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए. ओके, we have to study about these effects here. Due to abusive revenue policy of the English and regular famines, the condition of the farmers deteriorated and they were forced to sell their land. और जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि अत्याचार पूर्व थी. एबिसिव मीन्स अत्याचार पूर्व, गलत, रॉन्ग. ओके, ये जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी ये पूरी रॉन्ग थी ब्रिटिशों की. एंड वहाँ पे रेगुलर फैमिन्स आ रहे थे. यू नो फैमिन्स मीन्स अकाल.
एंड ये सभी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ की जो भी फार्मर्स की कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी. डिटोरियोरेटेड मीन्स बहुत ही बिगड़ी हुई थी. ओके, डिटोरियोरेटेड मीन्स बिगड़ी हुई, बिगड़ा हुआ. एंड दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड्स, और उन्हें उनकी लैंड बेचने के लिए फोर्स भी किया जा रहा था. द जमींदार्स टू वर इंडिफरेंट टूवर्ड्स द फ्लाइट ऑफ फार्मर्स एंड डिड नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. और ज़मींदार्स की भी सिचुएशन कंडीशंस वैसी थी जैसे फार्मर की थी. देयर वर फ्रिक्वेंट अग्रेरियंस रियॉट्स, एंड वहाँ पे जो फार्मर्स के रिवॉल्ट हो रहे थे ये कॉमन बन चुके थे. कंटिन्यूसली वहाँ पे रिवॉल्ट हो रहे थे. लैंड नाउ बिकेम अ सेलिएबल कॉमोडिटी, और जो लैंड थी अब ये खरीदने की, बेचने की और गिरवी रखने की एक चीज़ बन चुकी थी. ओके, कॉमोडिटी मीन्स जो डेली यूज़ के लिए हम जो भी चीज़ थिंग्स यूज़ करते हैं उसे हम बोलेंगे कॉमोडिटी. ओके, and the money lender also played an important role in impoverishing the peasantry. और जो फार्मर्स थे, peasantry थी मीन्स फार्मर्स बोलेंगे हम इसे, इन्हें गरीब होने में ये जो मनी लेंडर थे इनका बहुत ही बड़ा रोल था. ओके, इन ऑर्डर टू मीट रेवेन्यू डिमांड्स. अब जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था पिजेंट को, फार्मर्स को, जो बहुत बड़ी डिमांड थी रेवेन्यू की. एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और कुछ घरेलू खर्चे थे उनके फार्मर्स के. टू अरेंज द मैरिज अरेंज करना, इसके लिए वो लोन लेते थे. फार्मर्स टुक लोन्स इन लियो ऑफ देयर लैंड्स फ्रॉम मनी लेंडर्स. और जो भी लोन वो लेते थे मनी लेंडर से, उसके बदले में वो अपनी लैंड मनी लेंडर के पास गिरवी रखते थे एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जो भी लोन वहाँ पे उन्हें मिलता था वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे मिलता था. मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर अनेबल टू पे बैक द लोन एंड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी टू रीच फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स. और बहुत बार ऐसे होता था कि ये जो भी फार्मर्स थे, फिजेंट्स थे, ये अपना लोन चुकता नहीं कर पाते थे. उसकी वजह से जो भी उनकी प्रॉपर्टी रहती थी वो जो रिच फार्मर्स, जो मनी लेंडर्स थे, उनको उनके पास चली जाती थी. ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू indebtedness, a large section of peasantry became the landless. और ये जो भी पीरियड था यहाँ पे ये जो कर्जा था, indebtedness मीन्स कर्जे में डूबना. तो बहुत बड़ा जो सेक्शन था पीजेंट्री का, जो बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस बन चुके थे. Now there are two MCQs. We have to solve these MCQs here. First, Thomas Munro developed. What is answer here? Rathwari system, Niche system, Mahalwari system. And answer is here A option. Rathwari system is the answer. Thomas Munro कौन सी सिस्टम डेवलप की थी? थॉमस मुनरो ने रैथवरी सिस्टम. देन अंडर महलवरी सिस्टम रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय. और ये जो महलवरी सिस्टम थी यहाँ पे कौन कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू? ज़मींदार, तालुकदार, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. बी ऑप्शन इज आंसर हियर, तालुकदार. ओके, देन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स. As a result of the Industrial Revolution in England, there was an increase in demand for commercial crops such as tea, coffee, indigo, jute, oilseeds, sugarcane, mulberry, and rubber. And there were Industrial Revolution in England. एंड ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ था उसकी वजह से ये जो कैश क्रॉप्स थे, ये जो कमर्शियल क्रॉप्स थे, इनकी डिमांड बढ़ चुकी थी, इंक्रीज हो चुकी थी. एंड विच आर दिस कैश क्रॉप्स? टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, मलबेरी एंड द रबर. ओके,
एंड व्हाट इज़ मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसे बोलेंगे हम? जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो चुकी थी उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. These crops were grown on large estates called plantation owned by Europeans. और ये जो भी क्रॉप्स थे ये बहुत बड़ी बड़ी इस्टेट्स पे ग्रो किए जाते थे और इन्हें प्लांटेशन कहा जाता था और ये यूरोपियंस के थे. Tea plantations were set up in Assam, Bengal and Kerala, while indigo, poppy and jute processing units were set up in Bengal and Bihar. और टी प्लांटेशन आसाम, बंगाल एंड केरला में सेट किया गया था. एंड इंडिगो, पॉपी एंड जूट ये बंगाल एंड बिहार में सेट किए थे. द प्लांटर्स ऑन दिस प्लांटेशंस लर्न and the tribals and landless laborers to work for measly salaries. और यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स मीन्स आदिवासी, एंड लैंडलेस लेबरर जिनके पास लैंड नहीं थी, ऐसे जो लेबरर्स थे ये वर्क करते थे और बहुत ही कम सैलरी में यहाँ पे ये वर्क करते थे. In course of time, however, this practice resulted in the decline of production of food grains and an acute shortage of the food supply occurred. और ये जो भी यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा था उसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स थे इसका शॉर्टेज हुआ था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड किसके अंडर में गई थी? प्लांटेशन. ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे प्लांटेशन हो रहा था, उसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स थे वो कम ग्रो हो रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई. ओके, जो भी फूड ग्रेन्स थे उसका बहुत बड़ा शॉर्टेज वहाँ पे हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिगो. इंडिगो नेचुरल ब्लू डाई. और क्या है ये इंडिगो? दैट इज़ अ नेचुरल ब्लू डाई इज़ अ प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज्ड फॉर कलरिंग क्लॉथ. और ये जो भी प्लांट है इंडिगो का, ये जो क्लॉथ रहते हैं उन्हें कलरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था. It was a popular dye in India and was also exported for use in the English textile industries. और ये बहुत ही पॉपुलर डाई था इंडिया का और ये एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में. With expansions of cotton production in England, there was a dramatic rise in demand for indigo by the end of the 18th century. और 18th century के एंड में वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांड होने की वजह से जो इंडिगो की डिमांड थी वो बहुत ही बढ़ चुकी थी. To meet this demand, the colonial government encouraged indigo plantation in Bengal. एंड जो भी डिमांड इंग्लैंड में थी इंडिगो की, उस ये पूरी करने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ये इंडिगो प्लांटेशन को एनकरेज कर रही थी बंगाल में. बाय 1910 इंडिया डोमिनेटेड द इंडिगो मार्केट एंड एज इंडिगो ट्रेड ग्रू. और ये जो इंडिगो ट्रेड था ये ग्रू हो चुका था. And in anticipation of high returns, many Europeans came to India to become planters. और बहुत सारे यूरोपियंस अपने इंडिया में आए थे प्लांटर्स बनने के लिए. Those who had no money took loan from the company or banks. और जो भी प्लांटर्स बनने के लिए यहाँ पे आए थे जिनके पास पैसे नहीं थे वो कंपनी से लोन लेते थे या बैंक से लोन लेते थे इंडिगो बिजनेस करने के लिए. Okay, now on next page number 29, system of indigo production. Indigo production was organized under two systems, Rath and Nees. and ये जो इंडिगो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था ये टू सिस्टम के अंडर में हुआ था, रैथ एंड नीज. In the Rath system, the planters entered into an agreement with the Raths. and ये जो रैथ सिस्टम थी यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो प्लांटर्स थे ये एग्रीमेंट करते थे रैथ्स के साथ. रैथ्स मीन्स पीजेंट्स.
The planters gave money in advance at low rates of interest to the rats to cultivate indigo. और ये जो planters थे ये जो peasants थे, rats थे, इन्हें एडवांस में लो रेट इंटरेस्ट में पैसे देते थे फॉर कल्टिवेटिंग द इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए. द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड्स एंड टूल्स वाइल द कल्टिवेटर्स हैड टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. और जो प्लांटर्स थे वो कल्टिवेटर्स को सीड्स एंड टूल्स प्रोवाइड करते थे एंड कल्टिवेटर जो थे वो जो भी क्रॉप्स थे उनकी केयर लेते थे, उनको ग्रो कर रहे थे. However, the cultivators had to commit to grow indigo on the least 25% of the area under him. Once the indigo crop was harvested and delivered to the planters, a new loan was given to the peasant. And indigo crop harvest होने के बाद वो planters को delivered किया जाता था, दे दिया जाता था. और ये जो प्लांटर्स थे ये फिर से न्यू लोन देते थे फार्मर्स को जो इंडिगो क्रॉप्स थे वो ग्रो करने के लिए. दिस वाज अ नेवर एंडिंग साइकिल. ये जो भी प्रोसेस थी ये नेवर एंडिंग साइकिल थी. Besides, the planters insisted that the indigo must be cultivated on the best soil, which exhausted the soil. और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था इसके लिए बहुत ही बेस्ट सॉइल चाहिए थी, फर्टाइल सॉइल चाहिए थी. उसकी वजह से जो भी सॉइल थी वो एग्जॉस्ट हो रही थी, ख़राब हो रही थी. उसका जो भी उसकी जो भी क्वालिटी थी वो अब कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ दीज crops, indigo crops. As a result, after an indigo harvest, farmers were unable to grow rice on the same piece of land. और ये जो इंडिगो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रहा था इसकी वजह से आफ्टर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो यहाँ पे जो राइस ग्रो करते थे तो वो अब यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो ख़त्म होती जा रही थी इंडिगो क्रॉप्स की वजह से. नीज वॉज अनदर सिस्टम. अब दूसरी सिस्टम कौन सी दी है यहाँ पे? नीज of indigo cultivation in which the planters brought or rented land to grow indigo. अब ये नीज सिस्टम क्या थी कि यहाँ पे जो इंडिगो कल्टीवेशन था ये प्लांटर्स जो थे वो लैंड रेंट पे लेते थे या खरीदते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए. दे पर्सनली ओन द इक्विपमेंट लाइक प्लग एंड कार्ड्स. और वो जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे चाहिए थे वो खरीदते थे जैसे प्लग कार्ड्स जैसे. दे हायर्ड पीजेंट्स ऑन डेली वेज टू प्रोड्यूस द ट्रांसपोर्ट इंडिगो. इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, इसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यहाँ पे जो पीजेंट थे उन्हें डेली वेजेस पे वर्क दिया जाता था. डेली वेजेस मीन्स दिन भर का जो वर्क किया जाता है उसकी मजूरी दी जाती है, उसे बोलेंगे हम डेली वेजेस. ओके. The biggest disadvantage of this system was that planters faced a difficulty in acquiring large compact blocks of land to expand indigo production. And सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन सा था कि जो प्लांटर्स थे उन्हें डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ रहा था. कौन सी डिफ़िकल्टी थी कि जो प्लांटेशन करना था इंडिगो का उसके लिए बहुत बड़ी लैंड वहाँ पे चाहिए थी. और ये जो भी डिफ़िकल्टी थी इसे प्लांटर्स को फेस करना पड़ रहा था. एंड इट वाज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज मीन्स घाटा. ओके. इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो इन्वॉल्व हेवी इन्वेस्टमेंट. और ये जो भी इंडिगो प्लांटेशन था यहाँ पे बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी इन टर्म ऑफ परचेसिंग यानी कुछ खरीदने के लिए
एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स एंड बुलक्स, जो प्लग बुलक्स जो रहते थे उनके मेंटेनेंस के लिए। दे कुड नॉट गेट दिस सप्लाईज फ्रॉम पीजेंट्स एंड देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर टू। और ये जो भी इम्प्लीमेंट्स थे ये पीजेंट से सप्लाई नहीं हो रहे थे और वहाँ पे लेबर्स का भी शॉर्टेज था। दिस वॉज बिकॉज प्रेसियसली अराउंड द सेम टाइम ऑफ द ईयर द फार्मर्स वर एंगेज इन राइस कल्टिवेशन। और यहाँ पे लेबर्स का शॉर्टेज क्यों था, क्योंकि सेम टाइम में राइस कल्टिवेशन होता था और जो भी फार्मर्स थे वो राइस कल्टिवेशन में एंगेज रहते थे। बोथ द सिस्टम्स वर ऑपरेसिव फॉर द पीजेंट्स। और जो ये दोनों जो सिस्टम्स थी नीज एंड रेथ, ये दोनों सिस्टम्स पीजेंट्स को पीजेंट के लिए ऑपरेसिव थी। ओके एंड लेड टू रिवॉल्ट्स इन द मिड 19th सेंचुरी। और ये जो भी सिस्टम थी ये पीजेंट के लिए लाभदायी नहीं थी, फ़ायदेमंद नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए थे मिड 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के बीच में। नाउ नेक्स्ट, इंडिगो रिबेलियन मीन्स, रिबेलियंस मीन्स अगेंस्ट जाना, जो भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जाना, उसे बोलेंगे हम रिबेलियन, क्रांति भी बोलते हैं उसे। The Indigo Rebellion of 1859 to 60 was directed against the European planters whose exploitation had pushed the peasants to the edge। और ये जो इंडिगो रिबेलियन थे, इंडिगो के लिए कुछ क्रांति वहाँ पे हुई थी 1859 से लेके 60 तक, ये यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट थी। द रैट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स। और जो रैट्स थे मीन्स पीजेंट्स थे वो रेंट्स पे करने के लिए मना कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे। रेंट्स मीन्स किराया। अटैक प्लांटर्स, और जो भी प्लांटर्स वहाँ पे आते थे उस पर अटैक कर देते थे। एंड गोमास्तास मीन्स एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, प्लांटर्स के जो भी एजेंट्स थे उन्हें गोमास्तास कहा जाता था। एंड डिस्ट्रॉयड इंडिगो फैक्ट्रीज, और जो भी इंडिगो फैक्ट्रीज वहाँ पे सेट की गई थी वो भी डिस्ट्रॉयड कर रहे थे। Women also actively participated in the rebellion against the indigo planters। और यहाँ पे जो विमेन थी वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट थी, ये जो रिबेलियन वहाँ पे चल रही थी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, इसमें। A surprising aspect of this rebellion was that it got support from the Bengali educated class who had otherwise shown no interest in earlier peasant movement। और एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट्स क्या था यहाँ पे कि जो भी रिबेलियन वहाँ यहाँ पे चल रहे थे, जो भी रिवोल्ट यहाँ पे चल रहे थे, इन्हें बंगाली एजुकेटेड क्लास यानी बंगाली एजुकेटेड जो भी सोसाइटी थी उनका सपोर्ट मिल रहा था। एंड इसके पहले उन्होंने कभी भी अपना इंटरेस्ट जो भी पीसेंट मूवमेंट वहाँ पे हुई थी, अर्लियर पीसेंट मूवमेंट, उसमें नहीं दिखाया था। द न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ द प्लांटर्स। और न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट आ रहे थे ये जो प्लांटर्स थे इनके खिलाफ। At some places, the local zamindars and village headmen who were forced to sign contracts with indigo planters mobilized the riots। और कुछ प्लेसेस पे जो लोकल ज़मींदार्स थे, जो विलेज हेडमैन्स थे, जिन्हें फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाई जा रही थी, इनका भी सपोर्ट मिल रहा था रेट्स को। Officials of the government intervened to bring the situation under control। An indigo commission was set up which held planters guilty of intense operation in the indigo plantations। एंड जो भी सिचुएशन वहाँ पे हुई थी, जो बहुत सारे रिवॉल्ट्स वहाँ पे हुए थे, बहुत सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए थे, ये जो भी सिचुएशन थी ये कंट्रोल करने के लिए
इंडिगो कमीशन सेट कर दिए गए। एंड व्हाट वाज द वर्क ऑफ दिस इंडिगो कमीशन, कि जो भी गिल्टी है, जो गिल्टी मीन्स आरोपी, दोषी, उन्हें पकड़ना। It thereafter declared that the Rats could not be forced to cultivate indigo in Bengal। और उसके बाद वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कोई भी जो पिजेंट्स है, जो रैट्स है, उन्हें इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। आफ्टर दिस इंडिगो प्लांटर शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस टू चंपारण एंड दरभंगा इन प्रेजेंट डे बिहार। और उसके बाद जो प्लांटर्स थे, इंडिगो प्लांटर्स, वो चंपारण एंड दरभंगा में शिफ्ट होते गए। In 1866 to 68, Darbhanga and Champaran in Bihar saw strong hesitation by Nil farmers, and 1866 और 68 में वहाँ पे हमें बहुत सारे एजिटेशन देखने के लिए मिलते हैं। एजिटेशन मीन्स रिवॉल्ट, रिबेलियन, ओके, बाय नील फार्मर्स। The final blow to indigo plantation was the discovery of synthetic dye, and however indigo plantation continued in Bihar। और जो indigo plantation था, ये बिहार में कंटिन्यूड होता ही गया। इन 1917 महात्मा गांधी's visit to Champaran marked the beginning of a movement against the indigo planters, sorry। तो 1917 में जो महात्मा गांधी जी ने चंपारण को विजिट दी थी, वहाँ वहीं पे मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे इनके खिलाफ। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पेज नंबर 30। फर्स्ट पॉइंट, three systems of revenue collection were introduced by the East India Company: the permanent settlement, the Mahalwari system, and the Raithwari system। And there were three systems introduced by British government। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्री रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दी थी। रेवेन्यू कलेक्शन की जो सिस्टम थी, जो पॉलिसीज थी, वो अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी थी। विच वर दिस? परमानेंट सेटलमेंट, महलवरी सिस्टम एंड द रैतवरी सिस्टम। Then second point, the company did this to ensure a fixed and regular income। और जो कंपनी थी, उन्होंने अपना जो इनकम था रेगुलर कर दिया था और फिक्स्ड कर दिया था, बिकॉज ऑफ दीज थ्री पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ दीज थ्री सिस्टम्स। ओके, ये जो सिस्टम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी थी, उसकी वजह से इनका जो भी इनकम था वो फिक्स हो चुका था एंड रेगुलर हो चुका था। The peasants suffered under the new revenue systems। Many peasants fled to city। और ये जो भी न्यू रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी वजह से सभी फार्मर्स दुखी थे। ओके, और बहुत सारे पीजेंट्स फार्मर्स अपनी लैंड छोड़ के सिटी की तरफ मूव हो चुके थे। Cultivation of cash crops such as indigo was encouraged immensely। and जो कल्टीवेशन था कैश क्रॉप्स का, जैसे इंडिको, उसके लिए encourage किया करते थे। जो भी कल्टीवेटर्स थे उन्हें encourage किया जा रहा था फॉर कल्टिवेटिंग द कैश क्रॉप्स, स्पेशली इंडिगो। The indigo cultivators suffered greatly in 1859-60। They revolted against the planters and स्पेशली जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, ये बहुत ही दुखी थे। और 1859 से लेके 60 तक वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट हुए प्लांटर्स के अगेंस्ट। ओके, नाउ एक्सरसाइज, वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट, a group of villages was called। There are three options: A rats, B mahal, and C villages। B option is the answer here, mahal। Okay, then second, in fill in the blank system, the farmers paid land revenue directly to the government। In which system?
Izardari, Retwari, Mehelwari, Retwari. What is the answer here? Retwari system. B option is the answer here. Then fill in the blanks. In 1917, fill in the blanks, visit to Champaran marked the beginning of the movement against the indigo planters. Mahatma Gandhi. What is answer here in this fill in the blanks? Mahatma Gandhi. Okay. Then second, fill in the blanks, devised the Mahalwari system. Who devised this Mahalwari system? Holt Mackenzie. Okay. In second, fill in the blanks. What is answer here? Holt Mackenzie. Then third, fill in the blanks, landlords own huge areas of land in the villages but lived in towns. एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ओके, ये अपने उनके घर टाउन्स में रहते थे और उनकी लैंड विलेजेस में रहती थी. देन फोर्थ, द इंडिगो रिवॉल्ट वॉज लेड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जमींदार्स एंड द विलेज हेडमैन्स. मीन्स द इंडिगो रिवॉल्ट वॉज लेड बाय जमींदार एंड विलेज हेडमैन. देन मैच द फॉलोइंग्स. Izardari. What is answer of this Izardari? There are four options: Lord Cornwallis, Thomas Munro, Warren Hastings, and the Holt Mackenzie. इजारदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी? वैरन हेस्टिंग्स ने. देन सेकंड, रेतवरी. व्हाट इज आंसर ऑफ दिस रेतवरी? बी ऑप्शन इज द आंसर हियर, थॉमस मुनरो. रेतवरी सिस्टम किसने डिवाइस की थी? थॉमस मुनरो ने. महलवरी सिस्टम, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस महलवरी? डी ऑप्शन इज द आंसर हियर, हॉल्ट मैकेंजी. ओके. देन परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस. और ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी. देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. First, jute processing units were set up in, there are three options, Bihar and Bengal, Bengal and Assam, and Kerala. What is the answer here? A option is the answer here, Bihar and Bengal. Okay. Then, it was another system of indigo cultivation in which planters purchased or rented land. And what is the answer? A option is a Mahal, B Rath, and C Needs. C option is answer here, Needs. Okay. Then true or false? First statement. Under permanent settlement, peasants were owners of the lands. What is this? True or false? This statement is a false. परमानेंट सेटलमेंट में ये जो पीजेंट्स थे ये ऑनर नहीं थे लैंड के. ओके. देन सेकेंड, रेतवरी सिस्टम was the system was also known as the Munro system. What is this? This is the true statement. जो रेतवरी सिस्टम थी इन्हें मुनरो सिस्टम कहा जाता था. Then third, the niche system of indigo plantation was beneficial for the planters. What is this? False. This statement is again false. और ये जो भी नीज सिस्टम थी इंडिगो प्लांटेशन की, ये बेनिफिशियल थी प्लांटर्स के लिए, तो ये रॉन्ग है. प्लांटर्स के लिए ये बेनिफिशियल नहीं थी क्योंकि प्लांटर्स को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, द इंडिगो रिबेलियन स्टार्टेड इन बिहार. इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट अगेन false. Okay. Now our lesson is completed here. You have to read the lesson and you should understand this lesson. अच्छे से पढ़ना है, समझना है आपको, and you have to write down the question and answers of this lesson in your
notebook. After this video I will send it. Okay, have a good day.